था कि इंडिया जो है टॉयज़ के मामले में यानी कि बच्चों के खिलौनों के मामले में बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किया करते हैं, अपने मुल्क में टॉयज़ बनाए हैं और उसका रिज़ल्ट ये है कि इंडिया जो है अब जो है 61% जो है एक्सपोर्ट कर रहा है टॉयज़ को। जापानीज प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए, एक जॉइंट कम्युनिकेशन भी हुआ जब जापानीज प्राइम मिनिस्टर किशीदा आए थे, तो वो मैंने सारा पढ़ा। उसमें जो है वो पाकिस्तान को भी बीच में जो है ना रगड़ देते हैं, वो मैं देखता हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेक इन इंडिया के तर्ज पे इंडिया को कितना फ़ायदा हो रहा है हमारा। इसी तर्ज पे अब जो खिलौने का मार्केट था, जो कि लगभग $2 बिलियन का था और मैक्सिमम जो खिलौने होते थे वो हम लोग चाइना से एक्सपोर्ट करते थे। अब भारत सरकार ने आज से 3-4 साल पहले इस पे नज़र गई और उन्होंने मेक इन इंडिया के तहत खिलौना भी भारत में बनाना स्टार्ट कर दिया, वो भी बहुत बड़ी मात्रा में। इससे आज रिज़ल्ट ये आया है कि भारत का जो भी इंपोर्ट होता था खिलौना का चाइना से, वो लगभग 70% घट गया है और हमारा जो इंपोर्ट दूसरे देशों को होता था वो लगभग 61% बढ़ गया है। तो इसी पे पाकिस्तानी मीडिया को जब इस न्यूज़ के बारे में पता चला तो उन्होंने डिस्कशन किया और उनका डिस्कशन में क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया और वो इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं, वो हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो उन्होंने, आपको पता है बच्चों के टॉयज़ होते हैं, ठीक है, और चूँकि भारत की आबादी और बहुत ज़्यादा है और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भारत का शुमार हो रहा है, तो इंडिया की ना टॉयज़ में एक टाइम था कि बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ करती थी, चाइना से वो टॉयज़ ख़रीदा करते थे 71%। बल्कि अब उन्होंने देखा इस सारी सिचुएशन को कि हम तो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं चाइना की चीज़ों को, तो उन्होंने उस पर डिपेंड होने से सोचा कि हम क्या ऐसा करें। उन्होंने अपने मुल्क में टॉयज़ बनाना शुरू कर दिए और अब वो अपने मुल्क में बनाकर 61% जो है एक्सपोर्ट करते हैं टॉयज़ को। क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली हमें खुद भी देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, किस चीज़ में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग पाकिस्तान में किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ के अंदर भी नहीं, ठीक है। कौन इन्वेस्ट कर रहा है? आपके जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं किस चीज़ के अंदर। अब आप अभी देख लें कि सोलर सिस्टम कौन इन्वेस्ट कर रहा है? कोई नहीं इन्वेस्ट कर रहा है। सिर्फ ये जो अपनी नवाज़ लीग है यही इन्वेस्ट कर रही है। और कौन इन्वेस्ट कर रहा है? कौन सा लोकल बंदा इन्वेस्ट कर रहा है इसके अंदर? कोई नहीं कर रहा, ठीक है। अब टॉयज़ के अंदर हम लोग खुद भी ज़्यादातर चीज़ें इम्पोर्ट ही कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट हमारी क्या है, हमारी जितनी भी एक्सपोर्ट चल रही थी वो भी इस हुकूमत ने आके वो भी बंद कर दी। इंपोर्ट्स भी हम लोगों ने बंद कर दी, बेसिक नेसेसिटीज़ भी बंद कर दी। और हमारे मुल्क में उस हिसाब से तो चीज़ें वैसे भी नहीं बनती। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अब देखा जाए तो यहाँ पे जितने भी हालात ख़राब कर दिए हुए अच्छे वाले हालात थे जब इमरान खान था। अच्छा, नो डाउट उसकी टीम में भी वही चीज़ें थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हर चीज़ ही वैसी होनी चाहिए, लेकिन इनको बेहतर करना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इफ़रा सलीम। अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पता है आपको? थोड़ा हम टॉयज़ मार्केट को देखें, जो टॉयज़ हमारे मुल्क में बनते हैं, अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क भारत इंडिया की बात करें, वो 70% इंपोर्ट किया करते थे टॉयज़ को, अब वो अपने मुल्क में बना के 61% एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि कितना डिफरेंस है? उनका ऑब्वियसली रेवेन्यू बढ़ गया होगा, बिकॉज वो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं। आई थिंक पाकिस्तान को भी इस वे पे चलना चाहिए कि हम अपने जो हमारे मुल्क में इतनी सारी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं हर सेक्शन में, चाहे वो प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो वेदर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हम उनको यूज़ नहीं करते। एंड आई थिंक द मेन रीज़न इज़ एक डिपार्टमेंटल करप्शन होती है, एंड देन सेकंड हमारे पास उतने लोग नहीं हैं, हमारे पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है और हम उन फैसिलिटीज़ को क्रिएट भी नहीं करते। इंडिया के पर्सनल फ्रेंड, देखिए डिप्लोमेटिक ताल्लुकात आपके कई सारे लोगों से हो सकती है, पर किसी से पर्सनल दोस्ती हो जाती है। शिंजो अबे साहब वो एक शख्सियत थे जिनके हमारे साथ पर्सनल दोस्ती थी, और ये दोस्ती शुरू होती है जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे और तब वो जापान गए थे, तब से वो दोस्ती की शुरुआत होती है। करीब 20-25 साल की ये दोस्ती है। तब वो मोदी जी भी सीएम थे, वो भी मिनिस्टर थे, इतने दोनों मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, पर ये दोस्ती का आगाज तब मिला, केमिस्ट्री तब मिली, माइंडसेट तब मिला, थॉट प्रोसेस तब मिला। विद टाइम आप जानते हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग जापानीज
पीएम रहे। इससे पहले जापान में तो ये होता था कि आज ये स्कैंडल हो गया, पीएम बदल गया, आज ये सेक्स टैंक स्कैंडल हो गया, आज ये फाइनेंशियल स्कैंडल हो गया। जापान के सीएम तो ऐसे बदलते थे जैसे हमारे यहाँ मौसम बदलते, पता ही नहीं रहता था जापान का सीएम कब बदले। मतलब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और जापान में लाइक सिनोनिम्स, कुछ भी हो सकता कभी भी। इनके आने के बाद जापान में सबसे पहले तो आई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। सबसे पहले एक ही व्यक्ति थे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाए। दूसरी चीज ये लाई जापान में नेशनलिज्म। जापान में नेशनलिज्म लिटरली खत्म हो गया था, और जब ये लिटरली आ गए तो इकोनॉमी की बात करूं तो ऑलमोस्ट इट वाज स्टैगफ्लेशन। इट वाज स्टैगफ्लेशन पे इकोनॉमी आ गई थी। और आप जानते हैं जापान इज ए एजिंग पॉपुलेशन। बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ नर्सेज जो दुनिया में है वो है जापान। तो मतलब, और आप जाएं तो सबसे महंगा शहर टोक्यो और ओसाका ही अब भी शुरू से रहा है। और जापान तो मैं पहली बार गया था तो मैंने नरिता से स्ट्रीट तक करीब 400 सिंगापुर डॉलर की टैक्सी ली थी। मैं ही एक सर फिरा था जो टैक्सी में बैठा था, पहली बार था, मुझे पता नहीं था, मैंने टैक्सी में बैठ गया। जब 400 डॉलर की टैक्सी ली तब लगा नहीं यार बहुत महंगा जगह है। एनीवे, तो ये इन्होंने इकोनॉमी को इन्होंने रिवाइव किया, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस किए। इनका थॉट प्रोसेस जापान के डिफेंस को लेके था। अब आप तो जानते हैं एबेनॉमिक्स कहते हैं इनके एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को, जो उन्होंने काफी सारी चीजें लाए। अब यहाँ थिंक टैंक्स में ये भी बात हो रही थी कि इनका मंशा थी कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ये बदल दे। डिफेंस स्पेंडिंग पे इनका जोर था। इनका मानना था जापान शुड बी एबल टू डिफेंड इटसेल्फ, आप अमेरिका पे डिपेंड ना रहे। और इन्होंने चाइना के खिलाफ एक एग्रेसिव स्टैंड लिया। पहले जापानीज प्राइम मिनिस्टर पिछले 20 सालों में 25 सालों में जिन्होंने चाइना के खिलाफ एक एग्रेसिव स्टैंड लिया। और ये स्टैंड बढ़ता है शी जिनपिंग के आने के बाद। पहले इतना एग्रेसिव नहीं था। पहले उन्होंने दोस्ती की कोशिश की, उन्हें लग रहा है यार बात बनेगी नहीं। अगर किसी ने हमारे एशिया में, मैं तो इसको एशिया ही बोलूंगा, एशिया पैसिफिक में खुल के चाइना की हेजेमनी की बात की, वो उन्होंने की थी करीब 2014 में की थी, बहुत साल पहले की थी उन्होंने। अब वायरस वाला तो 1919 में आ गया, उन्होंने खुल के उनका विरोध किया था। अब चाइना के आप जानते हैं इनके जो डिस्प्यूटेड आइलैंड चेन है वहां भी विवाद चलता रहा। तो ये एक नया पर्सपेक्टिव लाए थे जापान की पॉलिटिक्स में। और अगर आप एशिया का आप आंकलन करें, इफ यू डू एनालिसिस ऑफ द एशिया, दो ही पावर है यहाँ पे, या तो इंडिया था या चाइना था। चाइना के साथ इनकी बनती नहीं है। और आपको जानता है कि नानजिंग वाला जो मैसेकर था, जहाँ चाइनीज कहते हुए जापानीज ने इतने लोग मारे और यहाँ सेक्स स्लेवरी की बात की थी, बड़े किस्से उसमें फिर कभी जाएंगे, वो एक पूरा ही चैप्टर है। और चीमा साहब, मैं दर्शकों को बोल दूं, बहुत से दर्शकों को ये नहीं पता होगा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दुश्मनी की मिसालें दी जाती है, एक रस्साकशी की मिसालें दी जाती है। कहते भाई बड़ी दुश्मनी है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, पर काफी लोग ये नहीं जानते होंगे उससे भी घातक, उससे भी ज्यादा, उससे भी एलिवेटेड दुश्मनी चाइना और जापान की।